स्पाइनल कोड वाले चैप्टर में और उसके ट्रैक्स में इसमें शुरू वाली चीज़ें जो हैं वो एनाटॉमी हैं, इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये बात देख लें कि जो लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट फ्लेवम ये जो हैं सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस, स्पाइनस जो है वर्टिब्रा की स्पाइनस उनके दरमियान के लिगामेंट नेक वाले रीजन में वो थोड़े थिक हुए होते हैं और वो बनाते हैं लिगामेंट नके। इसके अलावा जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ पे ख़त्म होता है? एडल्ट्स में फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा में, और जो बच्चे हैं उनमें थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक आता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का 2/3 जो है वो ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे देखें बात करें तो स्पाइनल कोड जो है हमारा ये एंड पे टेपर ऑफ करता है, तो इसे कहते हैं कोनस मेड्यूलरिस। कोनस मेड्यूलरिस इसके ऊपर जो पाया मैटर है वो इसके साथ ही ख़त्म नहीं हो जाता, वो थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता है, इसे कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। नेक्स्ट हम इसके रूट्स वगैरह को क्रॉस करते हैं, सीधा हम आते हैं इस पर। जो स्पाइनल कोड है हमें पता है कि उसमें क्या होता है कि ग्रे मैटर होता है बटरफ्लाई शेप्ड सेंट्रल, बाकी सारा वाइट मैटर है। तो जो बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर है उसको होता है एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और दरमियान में लेटरल हॉर्न, और ये इसी के मुताबिक इनके फंक्शन होते हैं। तो वाइट कॉलम दिस इज़ द ग्रे कॉलम, इंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर हॉर्न एंड दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल। अब इसमें आते हैं तो हमारा देखो सबसे पहले तो ये 4 डिवीजन्स किसमें है कि गर्दन का इलाका है, ये थोरेसिक रीजन है, ये लंबर मतलब एब्डोमेन का एरिया, और ये सैक्रम यानी पेल्विक एरिया है। तो इन तीनों के हम सबसे पहले ग्रे जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी ग्रे को मैटर उसकी बात करते हैं। देखो जो इंटीरियर कॉलम है ना, इन सब में जो इंटीरियर कॉलम है उसके होते हैं 4 ग्रुप्स। तो इन सब में देखो जो ग्रुप प्रेजेंट है मीडियल ग्रुप ऑफ सेल्स, मीडियल इन सब में ही मीडियल ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। Medial group of cells for neck muscles, for trunk muscles, for lower limb muscles and for lower limb and perineal muscles। इसके अलावा जो दूसरे 2 ग्रुप होते हैं एंटीरियर कॉलम में वो होता है एक सेंट्रल ग्रुप जो कि सर्वाइकल और लंबर रीजन में मौजूद है, और होता है एक लेटरल ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्दन के रीजन में है, सर्वाइकल रीजन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर यानी ये पिछले ग्रे कॉलम की। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी इसमें हमारे 4 होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा जो कि सिग्नल्स लेके जाता है पेन टच टेम्परेचर, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो ये तो सब में मौजूद होगा क्योंकि हमारे पाँव के अंगूठे तक भी चाहिए, तो इस रीजन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा न्यूक्लियस प्रोप्रियस, पी से प्रोप्रियस, पी से पोजीशन, तो पोजीशन मूवमेंट वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी सबको चाहिए, तो ये भी 1 2 3 4 सब में मौजूद है। न्यूक्लियस डोर्सालिस जो है इसका 3rd न्यूक्लियस है जो कि न्यूरोमस्कुलर और टेंडन स्पिंडल्स में होता है, तो ये, और जो चौथा है विज़रल एफरंट, ये दोनों सिर्फ थोरेसिक और लंबर रीजन में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस डोर्सालिस जो है वो C8 से 4L तक होता है, मतलब सर्वाइकल 8 जहाँ सर्वाइकल ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू हुआ और लंबर 4 तक आया, और ये फर्स्ट थोरेसिक से लेकर लंबर 3 तक आया है। फिर बात करते हैं इनके लेटरल कॉलम की, ये लेटरल कॉलम की, तो ये क्या होता है, इनमें ऊपर और नीचे नहीं प्रेजेंट, इन दोनों में दरमियान में प्रेजेंट है, इन दोनों की तरह न्यूक्लियस डोर्सालिस और विज़रल एफरंट की तरह। विज़रल एफरंट मतलब विज़रा से एफरंट नर्व्स आती हैं। अब बात करते हैं बाहर वाले वाइट मैटर की। तो वाइट मैटर देखो बच्चों इस सब में क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस और मौजूद है सब में, ठीक है। फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो पहले में दूसरे में मौजूद है, और ग्रेसिलस जो है वो 4 में मौजूद है। तो वाइट मैटर में आप ये कहेंगे कि शुरू के दोनों इलाकों में जो है दोनों होते हैं, जबकि नीचे आके जो है क्यूनिएटस एब्सेंट हो जाता है नीचे वाले दोनों में। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम इन ट्रैक्स की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा असेंडिंग ट्रैक्स के टेबल पे जाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। देखो ये हाथ है, ये अंगूठे का समझ लो वो निशान है जो हम लगाते हैं, अंगूठा लगाओ। तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने सिग्नल्स लिए और फिर वहाँ आके नर्व 2 में डिवाइड होगी, ये उसका हो गया इंटीरियरली और ये पोस्टीरियरली। तो ये 2 रूट्स हुई इसके, तो ये गैंग्लिया है, इस नर्व का गैंग्लियन है, सेल बॉडी है, तो पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से क्रॉस करते हुए स्पाइनल कॉर्ड में आया। तो ये सारा ट्रैक इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब स्पाइनल कॉर्ड में जब आ गया तो यहाँ से सिग्नल जाता है और एक ट्रैक के ज़रिए पर थैलामस तक जाता है, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और थैलामस से एक ट्रैक आता है जो कि ब्रेन के कॉर्टेक्स तक जाता है, जिसे क्या कहते हैं 3rd ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसके मुताबिक अब हम ट्रैक्स पढ़ते हैं।
तो देखो अब हम जो बात करेंगे वो ट्रैक करेंगे मेन जो सोमैटोसेंसरी पाथवेज हैं कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, मतलब हम सोच समझ के जिन्हें कंट्रोल करते हैं। पेन, टेम्परेचर, लाइट टच और प्रेशर, और एंड पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन और कॉन्शियस मसल जॉइंट। तो इन सब में जो सबसे पहले चीज़ याद करने की है वो ये है कि देखो इन सब में सबसे पहले तो हमने ट्रैक समझ लिया कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से सब शुरू होंगे, ये तीनों ही देखो। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन जो कि हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाला, वहाँ से ऊपर गए सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा जो उसने स्पाइनल कॉर्ड में मूव करना है। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से शुरू हुई, थैलेमस में, और एंड पे ये आके ख़त्म किस में हुई, ये सब भी देखो किस में ख़त्म हो रहे हैं, कॉर्टेक्स में ख़त्म हो रहे हैं उसकी कौन से, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस। तो इन चारों में ये चीज़ सेम है सिवाय इसके कि इसमें जो सेकेंडरी ऑर्डर न्यूरॉन है वो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा नहीं बल्कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से होती है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ याद करनी है कि वो है इनके रिसेप्टर्स। जो पेन, टेम्परेचर, लाइट टच, प्रेशर है ना, इनकी तो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो इनको रिसीव करती हैं इनके सिग्नल को। और इनके ट्रैक्स क्या हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाता है पेन टेम्परेचर को, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक लेके जाता है क्योंकि देखो स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक लेके जाता है लाइट टच प्रेशर को। पेन, टेम्परेचर, लाइट टच, प्रेशर को कौन लेके जाता है, स्पाइनल लेमेनिस्कस। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, कॉन्शियस मसल जॉइंट को कौन लेके जाता है, वेसिकुलस ग्रेसिलस, क्यूनिएटस और मीडियल लेमेनिस्कस। और इनके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ये जो हमारे सेंसरी मसल जो रिसेप्टर्स हैं हाथ में, मीजनस कॉर्पसल्स, पेसिनियन कॉर्पसल्स, मसल स्पिंडर्स और टेंडन ऑर्गन्स। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक आके ख़त्म होती है, इसे लोअर मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और जो सेकंड और थर्ड मोटर न्यूरॉन्स हैं इन्हें अपर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं क्योंकि सीएनएस का पार्ट हो गई ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डायरेक्टली। तो अब क्या है कि अगर मेरी ये वाली नर्व मुतासिर होती है या फिर मेरा जो अपर मोटर न्यूरॉन मुतासिर होती है, इससे क्या होता है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर वाइवा में पूछते हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन मुतासिर होगी तो मसल अमूमन नॉर्मल रहता है, लेकिन देखो एक मसल में इतने अरसे तक सिग्नल नहीं आए तो आस्ता आस्ता वो काम करना बंद कर देगा, तो उसमें डिसयूज़ ना इस्तेमाल करने की वजह से एट्रोफी होगी। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या है कि वो मसल की नर्व भी मुतासिर है तो वो वाला मसल आस्ता आस्ता जल्दी मुतासिर हो जाएगा, तो इसमें अर्ली एट्रोफी होती है। मसल में टोन होगी अगर वो ख़त्म ही हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगी। इसमें इंक्रीज़ क्यों होती है फिर, इसलिए क्योंकि ये जो है हमारी ना सिर्फ एक्साइटेशन बल्कि इनहिबिशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो जब इनहिबिशन नहीं होती तो जिसकी वजह से टोन ज़्यादा होती है, और इसके अलावा पावर जो है इसकी तो रिड्यूस होगी, इसकी स्वेयरली रिड्यूस्ड, मसल ही ख़त्म हो गया। फेसिकुलेशंस इसमें नहीं होती, इसमें होती हैं। फेसिकुलेशंस क्या होती हैं कि लाइक देखो बच्चों, ये मेरा मसल है तो इसमें कोई एक मसल मेरे हाथ का या फिर यहाँ पे मेरा कोई एक मसल जो है वो यूँ मूव करे अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट को कहते हैं फेसिकुलेशंस। तो इनमें नहीं होती, इनमें होती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन में। इसके रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हैं क्योंकि हमने कहा इनहिबिशन ही ख़त्म हो गई है इसके डिक्रीज से एब्सेंट होने तक। प्लांटर या बेबेनिस्कस साइनस का क्या है गोइंग है और उसका ऑन गोइंग है, ये मैं आगे बताती हूँ। अब ये देखो वो थी कॉन्शियस, और अब हम बात करने लगे हैं अनकॉन्शियस जो है मसल जॉइंट की मूवमेंट। ये इसके भी रिसेप्टर्स वहीं होंगे, मसल टेंडन ऑर्गन जॉइंट रिसेप्टर्स, ये भी जाएंगे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से। इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो डिफरेंट है, वो है न्यूक्लियस टोरसेलिस, जिसे क्लार्क्स कोलम भी कहते हैं। ये तो याद कर लेना अच्छी तरह से। और इसका ट्रैक है स्पाइनोसेरिबेलर, वो स्पाइनोथैलेमिक था, और उसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी थी जो कि थैलेमस से आगे कॉर्टेक्स तक लेके जा रही है। तो यहाँ तो है वो स्पाइनल कॉर्ड से सीधा सेरिबेलम पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो हमारा सेरिबेलम जो है हमारी अनकॉन्शियस जॉइंट सेंस को कंट्रोल करता है। अब हम आ जाते हैं सीधा हमारे जो है लास्ट कॉलम, ये है मेन डिसेंडिंग पाथवे स्पाइनल कॉर्ड के। तो इनमें देखो ये सब जो हैं किस पे ख़त्म होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे ये देखो कोर्टिकोस्पाइनल, रेक्टोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, तो इन सब में डिफरेंट जगहों से शुरू होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका देखो कोर्टिकोस्पाइनल तो कहाँ से कंट्रोल होगा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स से शुरू हुआ, ख़त्म किस में हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस पर जो है हमारा फोरब्रेन क्या कंट्रोल करता है, रैपिड स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स के, मतलब मैंने अगर ये लाइन लगानी है तो ये यहाँ से यहाँ ही रहे, यहाँ ना चली जाए। तो इतनी जो प्रिसाइज मूवमेंट उन्हें कंट्रोल करता है। रेटिकुलर स्पाइनल क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट करता है और स्पाइनल ट्रैक कॉर्ड तक आता है, तो ये किसे कंट्रोल करता है,
वॉलंटरी मूवमेंट्स को इनहिबिट या फैसिलिटेट करता है, और हाइपोथैलेमस वो जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करता है। टेक्टोस्पाइनल, टेक्टो ये सुपीरियर कोलिकुलर से यहाँ तक आता है, और ये क्या है कि पोस्चर की मूवमेंट्स कंसर्निंग साइड, तो इसका वो वैसे ही नमोनिक था टेक्टो, तो वो ताड़ के तो साइड से रिलेटेड पोस्चर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रुब्रोस्पाइनल, रुब्रो आर रेड, रेड न्यूक्लियस से निकला स्पाइनल कोड तक आया, और इसने कंट्रोल की फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है ये इसने एक्सटेंसर मसल्स को किया है, ये एमसीक्यू बहुत आता है। ओलिवियोस्पाइनल, ओलिवरी न्यूक्लियस से आया, और इसने कहा इसका फंक्शन हमें नहीं पता। और जो डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं ये कोर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एमिग्डालोइड, कोलमनर एटसेट्रा इन सब से आते हैं, और हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो इनके ये बाकी कॉलम्स क्या हैं, ये थोड़े ना अनइम्पोर्टेंट है और ये पूछता भी नहीं है कोई, ठीक है। इसमें देखो हमें पता है कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो किसे कंट्रोल करता है, हमारी लेफ़्ट बॉडी को। तो इन सब में क्या होगा कि राइट ब्रेन जो है वो सीधा तो नहीं राइट लेग को कंट्रोल करेगा, बल्कि वो आगे क्रॉस ओवर करेगा और दूसरी लेग में जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो क्रॉसिंग ओवर है ये इनकी साइड्स बताई हैं कि इनमें जो पहला है उसमें ज़्यादातर क्रॉस ओवर होते हैं, कुछ जो है वो नहीं क्रॉस करते। इसमें भी कुछ जो है मुख्तलिफ जगहों पे क्रॉस करते हैं, ये ओरिजिन होते ही ये भी इमीडिएटली ये क्रॉस ही नहीं करते इस तरह से, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से इन सब की डेस्टिनेशंस कहाँ हैं, हमें पता है ये सब कहाँ ख़त्म होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में 2 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूरॉन्स और गामा न्यूरॉन्स। तो इन सब में तो यही है, इसमें क्या है कि अल्फ़ा न्यूरॉन्स या फिर इंटरनेंसिल न्यूरॉन्स, इसमें गामा न्यूरॉन्स नहीं होते जो कोर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इसकी ब्रांचेस भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं हम इस पर। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एक बाजू को, जैसे ये उंगली है, इसको कंट्रैक्ट कराना है, तो मेरा ये वाला मसल फ्लेक्स करेगा और ये वाले मसल को एक्सटेंड करना है, तभी ये मूवमेंट हो सकेगी ना। ये दोनों एक वक्त में इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, वरना कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकेगी। क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होता है कि एक साइड का जो रिफ्लेक्स है, जैसे मतलब मैंने एक हाथ के मूवमेंट मुट्ठी बंद करनी है, तो मेरा दूसरा हाथ ऐसे ही नहीं रहेगा, वो अक्सर दूसरा हाथ ये रिफ्लेक्स हो जाता है। तो इवैक्यूएशन ऑफ अ रिफ्लेक्स ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, तो वो अपोजिट जो लिम्ब है उसमें क्या कराते हैं, अपोजिट इफेक्ट करा देते हैं, एक में रिफ्लेक्शन तो दूसरे में एक्सटेंशन हो जाएगी। इसके क्लिनिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये अपर मोटर न्यूरॉन लाइगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लाइगन है, जिसके ज़्यादातर पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखें, मैं मेनिस्कस साइन मैंने कहा था बताऊँगी। वो क्या होता है कि पाँव पेशेंट में लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, तो उसके पाँव पे हमने कोई बॉल पॉइंट या चाबी से यूँ करके मूवमेंट की, जिसकी वजह से क्या वो थोड़ी गुदगुदी सी होती है, और वो क्या करता है अपनी सारी जो है उंगलियाँ बंद कर लेता है। लाइक ये पाँव है ना, तो वो यूँ करेगा नॉर्मली। लेकिन जिस पेशेंट के लिए ये लाइगन है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लाइगन, उसका क्या होगा, उसका जो अंगूठा है, ग्रेट टो है, वो डोर्सिफ्लेक्स होगा, और बाकी जो है फिंगर्स वो फैन आउट करेंगी। तो ये पॉजिटिव मेनिस्कस साइन किसका साइन है, अपर मोटर न्यूरॉन लाइगन का, सिवाय ये कि बच्चा 1 साल से कम उम्र का हो, क्योंकि इसमें भी नर्व शीट्स की माइलिनेशन ही नहीं ना हुई होती, तो इसलिए उसमें भी ये पॉजिटिव हो सकता है। अब ये जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस में क्या है कि एब्डोमेन में ये इस किस्म का एक बनाया, यूँ चाबी यूँ 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 करके, ये हमारा एम्ब्लाइकस है, मूव की, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ना हो तो इसका मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन लाइगन है। क्रीमेस्टेरिक क्या है कि जो थाई रीजन है ना, उसमें यहाँ पे रगड़ते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, क्रीमेस्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ना हो तो अपर मोटर न्यूरॉन लाइगन। और इसके अलावा फाइन स्किल मूवमेंट्स जो हैं वो मुतासिर होती हैं। तो ये एक ट्रैक एक्स्ट्रा जो पैरामिडल ट्रैक है उसकी वजह से थे, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक की वजह से भी मूवमेंट्स आएंगी, जो कि क्या है, स्फेयर पैरालिसिस हो जाता है। स्पास्टिसिटी मतलब मसल स्पास्टिक या हाइपरटोनिक है, उसकी टोन वो कंट्रैक्चर की स्टेट मेंटेन कर रहा है। रिफ्लेक्सेस जो हैं वो उसके एग्जैजरेटेड हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिफ्लेक्स शो करेगा। क्लोनस क्या होता है, क्लोनस ये है कि लाइक देखो मैंने ये हाथ था वो पड़ा था, तो मैंने दूसरे हाथ से इसको रोका है, तो जब मैंने इसको ज़ोर लगाया ना, तो ये यूँ 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 मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने एक ही दफ़ा इसको कंट्रैक्शन कराई है और वो उसके बाद खुद ही रेपिटेटिव रैपिड कंट्रैक्शंस करना शुरू हो गया, इसे हम कहते हैं क्लोनस। नेक्स्ट है क्लैस्प नाइफ रिएक्शन। क्लैस्प नाइफ क्या है कि अक्सर हमने देखा वो जो छुरी आती थी कि ये हैंडल होता था, और वो जब इसको यूँ हम बंद करते थे तो वो यूँ बंद हो जाती थी, तो उसमें शुरू में ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था, तो फिर वो एकदम तेज़ी से आके बंद होती थी।
तो ऐसे क्या होता है, मसल जो है वो उनकी टोन इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम इसे शुरू में, जैसे मेरा ये हाथ है, मैं इसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं होता, मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब ज़्यादा ज़ोर लगाए तो एकदम से यूँ हो गया कंट्रैक्ट होगा। तो इसे कहते हैं एक क्लैस्प नाइफ रिएक्शन, जैसे वो क्लैस्प कर नाइफ बंद करते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स के हमने ये बातें पढ़ ली हुई हैं कि इसमें फेसिकुलेशंस होते हैं, कंट्रैक्चर होता है, रिफ्लेक्सेस लूज़ हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है। अगर एक वक्त में क्या है कि एक साइड का, बॉडी के एक साइड का पैरालिसिस हो जाए तो उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। अगर सिर्फ एक लिम्ब का पैरालिसिस हो उसे कहते हैं मोनोप्लेजिया। डाइप्लेजिया और पैराप्लेजिया कहते हैं दो लिम्ब्स के जो है पैरालिसिस को, सिवाय इसके कि अगर दोनों लिम्ब्स एक ही हों, जैसे दोनों अपर लिम्ब हों या दोनों लोअर लिम्ब हों, तो उसे कहते हैं पैराप्लेजिया। और अगर डाइप्लेजिया हम क्या कहेंगे, वैसे इसमें ज़्यादातर लोअर लिम्ब्स को ही कहते हैं पैराप्लेजिया। डाइप्लेजिया क्या है कि मतलब मेरी राइट साइड, खुदा ना खास्ता, राइट साइड का ही अपर और लोअर लिम्ब जो है वो दोनों पैरालाइज हो जाएं, तो इसे कहेंगे डाइप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं जिसमें चारों के चारों मसल्स मुतासिर हो जाते हैं। इसके अलावा देखो क्या जो है वो कहता है कि डिफरेंट एबनॉर्मल मसल टोन के रिलेशंस हैं। हाइपोटोनिया क्या है, टोन कम हो जाना। हाइपरटोनिया ज़रूरत से ज़्यादा वो टोन जो है उसकी। ट्रेमर्स, स्लो ट्रेमर्स हों तो पार्किंसन डिजीज़ का साइन है, फास्ट ट्रेमर्स हों तो थायरोटॉक्सिकोसिस का साइन है। इसी तरह से देखो स्पाज्म, एथिटोसिस। एथिटोसिस क्या है, कंटिन्यूस स्लो जो है मूवमेंट है। कोरिया क्या कहते हैं, ये रैपिड मूवमेंट, मतलब हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, पेशेंट पता नहीं क्या अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। डिस्टोनिया, उसकी टोन जो है वो रैपिड जो है मेंटेन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, या मायोक्लोनिस वगैरह, ये सब डिफरेंट फीचर्स हैं जिसमें जो मसल टोन है वो मुतासिर हो जाती है। यहाँ पे देखो अगर स्पाइनल कॉर्ड में एरर आए, उसमें कोई कटिंग हो जाए, ये देखो जैसे कंप्लीट कोड ट्रांजैक्शन, किसी ने पीछे से कुल्हाड़ा मारा और पूरा स्पाइनल कॉर्ड काट दिया, तो इससे तो अब सारा कुछ ही मुतासिर हो जाएगा जितने हमने अभी तक प्रैक्टिस पढ़े हैं। अगर सिर्फ इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है जिसमें इंटीरियर कॉर्ड मुतासिर हो तो इससे पेशेंट का क्या होगा, बाइलेटरल लॉस होगा, पेन, टेम्परेचर, टच का। अगर सिर्फ सेंट्रल रीजन जाए और साइड वाला मुतासिर है, इसे कहते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। इसमें भी पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर का लॉस होगा। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम होता है जिसमें कॉन्ट्रालेटरल साइड का, देखो स्पाइनल कॉर्ड आधा कट गया आधा ठीक है, तो हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, दूसरी साइड से कंट्रोल करता है। तो जिस साइड का कट गया ना, उस साइड के लिम्स ठीक रहेंगे और दूसरी साइड के लिम्स जो हैं उनमें से पेन, टच, टेम्परेचर वगैरह वो चला जाएगा। साइरिंगोमेलिया होता है जिसमें सेंट्रल कॉर्ड के करीबी एरिया जो मुतासिर होता है, इसे हॉर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं। पोलियोमाइलाइटिस में क्या है कि पैरालिसिस और वेस्टिंग जो होती है ख़ास तौर पे लोअर लिम्ब की होती है, क्योंकि ख़ास रीजन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, और अगर इस फेयर हो जाए तो रेस्पिरेशन भी मुतासिर होती है। और एंड पे माइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे लो गैरिक डिजीज़ भी कहते हैं, इसमें अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों के साइंस आते हैं, और इसके अलावा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी मुतासिर होता है। इन डिजीज़ को एक दफ़ा टेक्स्ट में से पढ़ लीजिएगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।